उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 8वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। मसूरी में बाटा घाट कांड की 27वीं बरसी पर कार्यक्रम। राज्य आंदोलनकारियों को किया गया याद। वक्ताओं ने घटनाक्रम के बारे में यादें साझा की। डोईवाला के सीआईपीईटी संस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। बोले, देश के टॉप 10 संस्थानों में होती है गिनती। और उत्तराखंड मेट्रो रेल में बड़ा घोटाला। कॉर्पोरेशन पर अवैध रूप से नियुक्तियां करने का आरोप। उक्रांद ने सरकारी बजट के दुरुपयोग की कही बात। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रदेश के मंत्रियों के अलावा अफसर और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मुझे देवभूमि और वीरभूमि में सेवा करने का अवसर मिला है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ ली है। 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली गई। आपको बताते चले, उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी इन दिनों दूसरे दलों के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही है, जिसको लेकर के पिछले कई वर्षों से टिकट की आस लगाए बैठे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध के सुर बाहर निकालने में लगे हुए। दूसरे दलों से आने वाले मौजूद विधायकों के आने से कई विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के समीकरण में दोबारा से बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संगठन में नए लोगों की एंट्री से शुरू हुए विरोध को लेकर के महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि संगठन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का स्वागत है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के साथ उनका टिकट पक्का नहीं हो जाता है। जो भी समर्पित कार्यकर्ता होगा, हाईकमान उसी के नाम पर अंतिम फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी के अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हमारी जो सरकारों की उपलब्धियां हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को मालूम है कि पार्टी ने जिसको टिकट देना है, पार्टी की एक अपनी रीति नीति है, उसके अनुसार ही टिकट। किच्चा में आज नशे के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नगर के तमाम जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री बेहड़ ने कहा कि किच्चा क्षेत्र में लगातार नशा बढ़ रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन रोकथाम करने में नाकाम साबित हो रही है, जिसे लेकर आज वह कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पूर्व मंत्री बेहड़ ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि नगर में लगातार बढ़ रहे अवैध नशे के खिलाफ अगर किच्चा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो वह जल्द ही इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और किच्चा को नशा मुक्त बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है।
पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले से पहले भी अभी तक हम स्मैक में करीब 26 लोगों को जेल भेज चुके हैं। करीब 9 किलो चरस हमने बरामद कर ली है। करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है और दारू में हमने करीब 60 लोगों को जेल भेजा है और 2200 लीटर अवैध दारू बरामद की है। उत्तराखंड पुलिस ने माओवादी भास्कर पांडे को अल्मोड़ा में पकड़कर प्रदेश से माओवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि भास्कर पांडे कुमाऊं में ट्रेस किए गए माओवादियों में सबसे आखिरी था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2016-17 तक के बीच में 24 माओवादियों को चिन्हित किया गया था और ये आखिरी माओवादी था जिसे अब पकड़ लिया गया है। अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड से माओवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। प्रदेश में अब इस तरह का कोई माओवादी नहीं है। बताते चलें आपको कि माओवादी भास्कर पांडे 20,000 का इनामी अपराधी था। मैं तो कहूँगा कि कुमाऊं में जो भी माओवाद के ट्रेस थे वो ख़त्म समझा जाए, क्योंकि आखिरी वांछित माओवादी था जिसको हमने पकड़ा है। और हमारे यहाँ जो इतिहास रहा 2004 से शुरू हुआ, 17 का आखिरी मुकदमा था। ये दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कुल 24 हमारे यहाँ माओवादी प्रकाश में आए, उनमें से आखिरी था जो ये वांछित था, ये पकड़ा गया। अब मेरे ख्याल से अब कोई और गतिविधि होनी नहीं चाहिए, यद्यपि ये उसको दोबारा जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। और भी लोग हो सकते हैं? मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह से हमने चुन चुन के आइडेंटिफाई करके जितने हार्डकोर थे वो तो 100% अकाउंट फॉर हो गए। हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक करी। इस दौरान उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को क्राइम कंट्रोल करने के साथ पुराने लंबित मामलों को खोलने और बीट पुलिसिंग को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनके क्षेत्र में जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उन पर बारीकी से नजर रखी जाए। आगे ये भी कहा कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिसको रोकना होगा और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ बैठक करते वक्त उन्होंने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करने के साथ पुराने लंबित मामलों को खोलने और बीट पुलिसिंग को मजबूत करने की बात यहां पर कही गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनके क्षेत्र में जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उस पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकना चाहिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में पालिका सभासदों और कर्मचारियों की नोकझोंक होती रही और नगर पालिका अध्यक्ष को दखल करते हुए बीच बचाव करना पड़ा। इस बीच रूठने मनाने का दौर चलता रहा। बोर्ड बैठक के शुरू होते ही सभासद आरती अग्रवाल द्वारा पालिका कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर के एक पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पालिका कर्मचारी द्वारा मॉल रोड बैरियर पर लोगों से अभद्रता की जाती है, जिस पर पालिका कर्मचारी संघ और सभासद आमने सामने आ गए। मामला बिगड़ता देख पालिका अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं पालिका की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी और कई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजे गए हैं। मुख्य रूप से पुरकुल मसूरी रोपवे की भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पालिका सदन में पेश किया गया, जिसमें सभासदों ने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के विस्थापना के साथ ही रोपवे से होने वाली आय में नगर पालिका की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बोर्ड की गरिमा है वो आज रही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कर्मचारी और सभासद, जिसमें कुछ सभासद हैं जो सामने आए, क्योंकि जो सभासद हैं वो जनप्रतिनिधि और जनता की समस्याएं लेकर आते हैं, परंतु अगर वो समस्याएं यहाँ पूर्ण नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि शिकायत जरूर करेगा और वो कर्मचारी की शिकायत भी करेगा कि इस कारण से ये नहीं हो रहा। परंतु अगर कर्मचारी इस चीज को अपनी तरफ ले लेंगे और इसमें जात पात और ऐसी चीजें लाएंगे, इस चीज का मिस यूज करके, क्योंकि वो कर्मचारी जो है उनको 3 जगह से ट्रांसफर किया गया।
पार्षदों की नाराजगी कर्मचारियों के प्रति थी, लेकिन वो आपसी विवाद जो था वो सुलझा दिया गया और जो गतिरोध इनके बीच में चल रहा था उसे सुलझा दिया गया। और क्योंकि सदन में ही सारी बातें उठ रही है, काफी समय बाद मीटिंग हुई, तो लंबे समय की जो नाराजगी थी आज वो दूर कर ली गई है। तो सर जिस कर्मचारी के प्रति देखिए, इसमें अभी दोबारा से हम एक बैठक करेंगे, 13 सभासद अभी बैठक करने जा रहे हैं और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं ये कह दे रहा हूँ, एक आदमी का जितने बार ट्रांसफर होता है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज बाटाघाट कांड के 27वीं बरसी पर बाटाघाट में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उस दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार से अपनी यादें साझा की। आपको बताते चले 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई थी। सारी सीमाएं सील कर दी गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए थे और मसूरी वासी अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। मसूरी वासियों की मदद के लिए टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून आदि क्षेत्रों से लोग मसूरी की ओर कूच करने लगे। इसी दौरान उत्तरकाशी, टिहरी जिले से भारी संख्या में लोग मसूरी आ रहे थे। 15 सितंबर 1994 को बाटाघाट के पास मसूरी आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा रोक दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। लोगों को गहरी खाई में फेंक दिया गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे और कई लोग घायल होने के बाद शहीद हो गए थे। जब्बर सिंह बरतवाल जी वरिष्ठ अधिकारी हमारे पूर्व सभासद कि मसूरी में कर्फ्यू है और वहां पर जो है पुलिस सीधे गोली मार रही है, लेकिन क्योंकि पीएससी ने पुलिस ने मसूरी वासियों को घेरा हुआ था और लोग घरों के अंदर कैद थे और लोगों का जीना बड़ा मुश्किल था, बहुत दमन उन पे हो रहा था। तो मसूरी से कर्फ्यू हटाने और उनका दमन रोकने के लिए टिहरी गढ़वाल से, उत्तरकाशी से, पूरे जौनपुर से, पूरे देहरादून से सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी गाड़ियों से, अपनी बसों से यहाँ पे आए थे और तमाम लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्हें पुलिस ने यहाँ पे घेर दिया और धोखे से उनको रास्ते में घेर करके और लाठी चार्ज करके और उनको पहाड़ी से गिराया। उनके संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और विभिन्न प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए कि जो आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण की समस्या है या तमाम जो हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्मारक है, बाटाघाट कांड जो हुआ है उसका स्मारक और मसूरी शहीद स्थल में क्या क्या कार्य होने चाहिए और तमाम प्रदेश में और शहीदों की याद में क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श हुआ। और निश्चित तौर पर जो समिति के यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ, मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से सबकी वार्ता करा के और जितना संभव हो सकेगा मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करूँ। 2 सितंबर के गोलीकांड के बाद जब यहाँ से पूरे गढ़वाल क्षेत्र से रैली के लिए बसें या बहुत जगह से लोग आए, उस रैली को सफल बनाने के लिए अपना आरक्षण का जो मुद्दा था जिसमें रैली बनी हुई थी, तो पूरे गांव की तरफ से सारे लोग जब इकट्ठा हुए यहाँ पे, तो उन्हें पता नहीं था उस समय कि इस तरह से यहाँ पे ऐसा होगा कि पुलिस वाले आके। मैं तो सबसे पहले धारचूला में प्रधान संगठन अध्यक्ष पूरन ग्वाल के नेतृत्व में प्रधानों की ओर से तहसील धारचूला में उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। आपको बताते चले, नाराज जनता ने इस दिन सड़क नहीं खुलने पर धारचूला में बीआरओ के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है। इसी के साथ ही सड़क नहीं खोलने से क्षेत्र में खाने पीने के सामान में भारी किल्लत हो रही है। सरकारी गेहूं की सिर्फ उपलब्ध है और अन्य चीजों का अभाव हो गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर सेवा भी समय से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बीमार व्यक्ति की मौत हो रही है। आज आपदा के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क मार्ग न खुलना प्रशासन के लिए फेलियर बताता है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य आन सिंह रोकाया ने आमरण अनशन की चेतावनी भी दे डाली है। में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा से समस्त जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका अवगत कराना चाहता हूं कि धारचूला की सीमांत जनता किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है। पहली दृष्टि में तो सबसे पहले शासन है, प्रशासन है, इसके जितने जिम्मेदार अधिकारी उनको तत्काल अपनी जिम्मेदारी को समझते कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सीमांत क्षेत्र है जहाँ पर आपका हमारा तिब्बत बॉर्डर लगता है, चाइना बॉर्डर लगता है, नेपाल बॉर्डर लगता है और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हमारी किस तरह की है उसका सभी को संज्ञान है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आगे थोड़ा गैप रखिए आगे से। में श्रीमान जिलाधिकारी
सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल में स्वच्छता को लेकर के चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के कक्षा 6, 7, 8 के 70 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी काला ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से छात्राओं को द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। सुभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद हमारा विद्यालय खुला तो अगस्त में हमें परमिशन दी गई कि विद्यालय ओपन करे जा रहे हैं, जिसमें हमारा अभी भी 6 to 8 है वो 3 घंटे के लिए और 9 to 12 है वो 4 घंटे के लिए विद्यालय आता है। तो इस दौरान हमारी मैम से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम एक आर्ट कंपटीशन कराना चाहते हैं। तो बच्चों के अंदर प्रतिभा तो है ही, कोरोना काल में जो सीमित रह गई, बच्चों का अंदर कई सारी चीज़ें थी जो भाव थे वो बाहर आ सकते थे, वो बाहर उभर के नहीं आ पाए। तो जब मैम ने इस कंपटीशन की बात करी तो मैं इस ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, विजय काला मैम का धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो कोरोना काल था उसमें टीचरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो शिक्षा गौरव सम्मान से उनको नवाजा गया है, यानी नवाजा जा रहा है। 13 टीचर हैं और उनको सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से कि कोरोना काल में विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने बच्चों पे, अपने विद्यार्थियों पे ध्यान दिया है। तो उनको 2020-21 का शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे सुभागा देवी नैथानी ट्रस्ट की मैं संस्थापिका विजय लक्ष्मी काला। क्योंकि अधिकतर हमने ये देखा अपने ट्रस्ट के माध्यम से कि जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित ट्रस्ट है SDN मेमोरियल ट्रस्ट, तो इसमें जो है बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है, यानी कि टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, प्रतिभा छिपी होती है। सिखाया कैसे करना है, तो जैसे हमारे कोरोना योद्धा हैं। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के वारीखाल ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा द्वारा निर्धन मेधावी छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरण करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक लगभग 350 छात्रों को लाभ मिल चुका है। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि मेरे विकास खंड के तहत कोई भी निर्धन छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है। इसलिए सभी निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री बांटी जा रही है, जिससे कि उनकी शिक्षा बिना रुके चलती रहे। द्वारीखाल में 350 बच्चों को गोद लिया है जो मेधावी निर्धन छात्र हैं, हाई स्कूल बिंद्रा टोक और कठोर हाई स्कूल कठोर बड़ा। तो हम आज उन बच्चों से मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उनको जो आज हम उनकी जो सारी एजुकेशन की जो सारी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि आप किस तरह से आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह से हम उनके और मदद कर सकते हैं, उन बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकते हैं। उर्गम घाटी के फ्यूला नारायण धाम के कपाट आज ठीक 2 बजे विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बताते चलें कि इस पौराणिक मंदिर में ठाकुर जाति का पुजारी होता है। क्षेत्र में उगने वाला विशेष फूल फ्यूला की वजह से भगवान को फ्यूला नारायण कहा जाता है। मंदिर दक्षिण शैली में बना पौराणिक मंदिर है। भगवान फ्यूला नारायण का श्रृंगार फ्यूला नामक फूल से किया जाता है। भगवान हिमालय वासियों की आराध्य देवी भगवती मां नंदा स्वप्नूल अपने मायके पहुंची, जहां भक्तों ने मां का भव्य स्वागत किया। आपको बताते चले कि नंदा स्वप्नूल के मायके आने के साथ ही कल 16 सितंबर को भर की दशमी मेले के बाद नंदा स्वप्नूल की कैलाश विदाई होगी। हिमालय वासियों के आराध्य देवी भगवती मां नंदा स्वप्नूल अपने मायके पहुंची हैं, जहां भक्तों ने मां का भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के बामड़ी गांव में 3 दिवसीय पारंपरिक नंदा अष्टमी उत्सव का आज विधि विधान से समापन हुआ। बामड़ी गांव वसत नंदा मंदिर परिसर में नीलकंठ पर्वत से दिव्य पुष्प ब्रह्मकमल आने के बाद उत्सव का माहौल बना हुआ था। विगत 3 दिनों से ग्रामीणों द्वारा मां नंदा के पौराणिक जागरणों और डाकुड़ी जुमेलो चाटिछड़ी के माध्यम से नानंदा कुबेर देवता कैलाश घंटा कर के साथ ही भगवान बद्री विशाल की स्तुति की गई। आज आखिरी दिन सभी अवतारी देव पशुओं में अवतरित होकर के पांडुकेश्वर बामड़ी गांव के ग्रामीणों को शुभ फल आशीष दिया गया। इस मौके पर बामड़ी गांव में देव भक्तों का तांता लगा हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव के महानवमी अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अष्टमी के रात्रि पूजन में भीम सिंह कार्की, राजेंद्र सिंह मेहरा, करण शाह शामिल हुए। महानवमी के अवसर पर विश्व शांति के लिए हवन भी किया गया। पंडित भगवती प्रसाद जोशी यजमान की भूमिका में रहे और पूजन आचार्य दीप जोशी द्वारा किया गया। मां भगवती के रूप में कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री नंदा देवी महोत्सव की महानवमी के अवसर पर आज महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। विश्व शांति और पूरी मानवता के स्वस्थ रहने के लिए हवन का आयोजन किया गया ताकि विश्व खुशहाल हो सके, मानवता स्वस्थ रह सके। तत्पश्चात कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ। नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने फेसबुक इंडिया हेड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एसएसपी हरिद्वार और डीजीपी उत्तराखंड से 3 हफ्ते में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस मामले से खुद पीड़ित है। उन्होंने बताया कि फेसबुक हैकर्स द्वारा पहले फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद उनकी फोटोज को एडिट करके अश्लील वीडियो बना ली जाती है और पैसे ना देने पर वीडियो को दोस्तों और परिजनों को भेजा जाता है और उसकी धमकी दी जाती है। आपको बताते चले, जनहित याचिका पर सुनवाई होने के बाद रुड़की बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। वह अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के पिता संजीव कुमार वर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मैं आलोक वर्मा का पिता हूं और मेरी फुल सपोर्ट उसके साथ है। बल्कि जिस दिन याचिका में बहस हुई उस दिन मैं नैनीताल रात को 1 बजे पहुंच गया था उस रात, और वह बहस खत्म होती ही वहां से वापसी चला गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहस की, जिस तरीके का मुद्दा उठाया उसमें, तो मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ कि मेरे बेटे ने जो समस्या थी एक पब्लिक की, पूरे भारत देश की, उसे उठाया और वो उसने पहला कदम पे विजय हासिल की। देखिए, जो आजकल चाहे वो फेसबुक हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो सोशल मीडिया के, उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा देखा गया है कि इससे जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो उनको, जो साइबर ठग्स हैं, वो उनको शिकार बना रहे हैं अपना और उनसे पैसे मांगते हैं, तरीके का उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसा ही हमारे एक साथी हैं आलोक वर्मा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक PIL जो है वो हाई कोर्ट में दायर की है। तो मेरा मानना यह है कि उनका एक बहुत साहसिक निर्णय है ये, और पूरी बार एसोसिएशन जो है वो उनके इस काम में उनके साथ है और हम चाहते हैं कि कोई ना कोई दिशा निर्देश जो है वो साइबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के हल्द्वानी स्थित घर में हुए विस्फोट में जहां परिवार बाल बाल बच गया, तो वहीं विस्फोट किन कारणों से हुआ है इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं परिवार बाल बाल बच गया है और पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड समेत तमाम एजेंसी जांच में जुट गई हैं। जहां पुलिस विस्फोट से लेकर के अभी कुछ भी कहने से बच रही है, तो वहीं विस्फोट में बाल बाल बचे बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट का कहना है कि रात में जब वो सो रहे थे तो अचानक विस्फोट की आवाज आई। उन्हें लगा कि जैसे घर में भूकंप आ गया हो। उनका कहना है कि घर में रखे सिलेंडर भी लीक हुआ है और घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि उन्हें किसी से जान का खतरा भी नहीं है। आवाज आई तो हम सब लोग उठे, देखा तो ऐसा लगा सारा घर अस्त व्यस्त है। बच्चे और मेरे परिवार के लोग बड़े घबराए हुए सहमे हुए थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी। मैंने सोचा कि भूकंप आ गया,
और मैं तुरंत खोलकर दरवाजे से बाहर आया तो देखा बाहर सारी स्थितियाँ सामान्य थी जी। तो फिर मुझे एहसास हुआ ये पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी कारण बताएगी मैं सोचता हूँ वो ठीक ही होगा और जल्दी पुलिस इसका निस्तारण कर। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूरे देश से 100 लोगों ने योग दिवस के दिन ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिन्हें सम्मान दिया गया। इसके साथ ही यूपी के बुलंदशहर के महाकवि हरिओम पंवार ने अपनी रचनाओं से लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने देश के सैनिकों को अपनी काव्य रचनाओं से सम्मान भी दिया है। रहने का था और अचानक ही हमारे ऐसे वरिष्ठ कवि जो राष्ट्रीय कवि के स्वरूप में हैं, उनको हमें यहाँ पर आने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो अपने हृदय के उद्गार, जो राष्ट्र के समस्याओं पर, राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो उद्गार अपने शब्दों में पिरोए हैं और सभी को प्रदान किए हैं, वो अपने में एक अकल्पनीय है, अद्भुत हैं और हमेशा ये हमारे कानों में गूंजेंगे और हमेशा याद आएंगे। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप डॉक्टर पर नाराज मत होइए, वो किस सिस्टम से डेवलप होके आए। उन्होंने डोनेशन से एडमिशन पाए मेडिकल कॉलेजों में, वो करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बन के आए। वो मानवीय संवेदनाओं ने डॉक्टर नहीं बनाया उनको तो धन ने डॉक्टर बनाया है। जिनके निर्माण में, जिनके बनाने में पैसे का बहुत योगदान रहा है, पैसे ने ही जिन डॉक्टरों को बनाया हो, वो तो पैसा ही बनाएंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।